नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर पर चर्चा करने से पहले मैं एक सवाल करता हूं आपसे। क्या आपको पता है रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ था? नाटो की वजह से। जिस नाटो में शामिल होने की जिद में यूक्रेन रूस से भिड़ गया, आज उसी नाटो से निकलने के लिए यूरोप के कुछ देश नाटो का विरोध कर रहे हैं। मैं फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहा हूं। जर्मनी के अंदर कुछ कम और फ्रांस के अंदर यह आंदोलन ज्यादा हो चुका है। फ्रांस के अंदर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नाटो एंटी नाटो प्रोटेस्ट चला रहे हैं। वो लोग वहां की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप जो है वो नाटो से निकल जाए, यानी कि फ्रांस नाटो का मेंबर नहीं रहे। इस प्रकार का आंदोलन चलाया जा रहा है। ये आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आंदोलन में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनमें नोबेल प्राइज विजेता भी हैं, यानी कि जो नोबेल प्राइज विजेता है वो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि फ्रांस नाटो से निकल जाए, ईयू से निकल जाए, ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन से निकल जाए। इन दो चीजों को यानी कि इन दो संगठनों से फ्रांस निकल जाए। जर्मनी के अंदर भी यही हाल है। जर्मनी के बारे में हम कभी और पढ़ेंगे क्योंकि अभी जर्मनी में विरोध कम है, लेकिन फ्रांस के अंदर ये विरोध ज्यादा है। इसलिए हमने टॉपिक भी बनाया, क्या नाटो और ईयू छोड़ देगा फ्रांस? क्योंकि वहां की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि वो नाटो से निकल जाए, ईयू से निकल जाए। यहां तक कि फ्रांस के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन तुरंत वहां की राष्ट्रपति पद छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो नाटो के समर्थक है, अर्थात वो अमेरिका के समर्थक है। आने वाले समय में कभी एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट ना चलने लगे। अभी फिलहाल नाटो के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कभी आगे चलकर एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट चलने को देखने को मिलेगा अगर इस प्रकार की हरकत दुनिया में चलती रही तो मैं आपको बता रहा था कि जिस नाटो में शामिल होने की जिद में यूक्रेन रूस से भिड़ गया, आज फ्रांस के अंदर उसी नाटो से निकलने के लिए प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं। और प्रोटेस्ट किस लिए? ये भी रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से जुड़ा हुआ विवाद है। मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहा हूं कि आपको पता है रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस मात्र 5 दिनों में समाप्त हो जाता। रूस जो है वो मात्र 5 दिनों के अंदर पूरी यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमा लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि नाटो और उसके देश ने यूक्रेन की बहुत मदद की। आर्थिक और ये हथियार में यूक्रेन की बहुत मदद की, जिसके कारण यूक्रेन के पास आर्थिक मदद भी आ गई, हथियार भी आ गई, जिसके कारण वो रूस के खिलाफ लड़ता रहा। उसका परिणाम जो युद्ध 5 दिन तक चलता, वो युद्ध 8 महीने तक खिंच गया। और पता नहीं ये युद्ध कितने महीने तक खिंचेगा, यानी कि इन्होंने अपनी पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार ली। ये बात मैं अभी क्यों कह रहा हूं, ये आगे आज चलकर आपको सब पता चल जाएगा। साथियों, मैं एक और सवाल करना चाहता हूं आपसे कि आपको पता है रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है और किनको हुआ है? ये बताइए। आप कहोगे यूक्रेन को हुआ है, यही ना? अगर और आप ज्यादा कहोगे तो रसिया को बोल देगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ रसिया को भी नुकसान हुआ है। आपसे मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहोगे कि रसिया के भी तो बहुत से सैनिक मारे गए, साथ में रसिया के बहुत सारे टैंक मिसाइल जो है वो नष्ट कर दिए गए यूक्रेन के द्वारा। तो इस रूप में यूक्रेन और रसिया दोनों प्रभावित हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, तो आप क्या कहोगे? आप पूछोगे कैसे? मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। पाकिस्तान की हालत आपने देखी है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई हुई थी, जिसके कारण इमरान खान की सरकार गिर गई, उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? महंगाई और मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और महंगाई। इन दो वजहों से इमरान खान की सरकार गिर गई। और ये महंगाई आई कहां से? रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से। और एग्जाम्पल दूं आपको, श्रीलंका देखा आपने? श्रीलंका के अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखी थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन सा था? महंगाई कहां से आई हुई थी? रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से। और एग्जांपल दूं, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। दुनिया में सबसे ज्यादा इससे जो प्रभावित हुआ है वो है यूरोप के देश इससे ज्यादा प्रभावित हुए। कैसे? कारण बताता हूं
कि यूरोप के जो देश है वो सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल और गैस है वो रसिया से मंगवाते थे। कितना? 40%। यूरोप के देश हैं वो अपनी आवश्यकता का 40% क्रूड ऑयल और गैस रूस से मंगवाते थे। तो अब क्या हुआ इनके पास? रूस इनको तेल ही नहीं दे रहा है, गैस ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण यूरोप के देश ज्यादा संकट में आ चुके हैं। इनके यहाँ महंगाई बढ़ चुकी है। आप कहोगे अमेरिका है ना, अमेरिका इनको ऑयल सप्लाई करेगा, गैस को क्या करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी जरूरत में गैस ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी जैसे जो देश है, जो यूरोप के देश है, उनके लिए गैस ज्यादा महत्वपूर्ण है। गैस इनकी जीवन ज्योति है। आप पूछोगे कैसे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो यूरोप के जो देश है वो नॉर्थ में बसे हुए हैं। इंडिया क्या है? साउथ में बसा हुआ देश है। अब यूरोप के देश चूंकि नॉर्थ में बसे हुए हैं तो वहां पर ठंड ज्यादा होती है, वहां साल भर ठंड होता है। और हमारे यहाँ ठंड आने वाला है तो यूरोप के देशों का क्या हाल होगा? अब वो देखो, तो यूरोप के देशों में साल भर ठंड होता है और उनको अपने घर को गर्म रखने के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है और 40% गैस की आवश्यकता रूस से पूरा होती है। तो फिर इनको गैस सप्लाई करेगा कौन? आप पूछोगे रूस करेगा ना। रूस से क्या दिक्कत हो रही है? इन्होंने कोई सैंक्शन वैक्शन तो थोड़ी लगाया ना, लगाया है। आप पूछोगे कहाँ लगाया? हम भी तो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। हमने नहीं सुना कि फ्रांस ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया है, या तो जर्मनी ने लगाया है, या ऑस्ट्रिया ने लगाया है। इस प्रकार से न्यूज हमने पढ़ी ही नहीं। सही समझ रहे हैं आप। आपने इस प्रकार की न्यूज नहीं पढ़ी। लेकिन आपको पता है नाटो और यूरोप, माफ कीजिएगा, नाटो और यूरोपीय यूनियन, इन संगठनों ने तो लगाया है। अब चूंकि फ्रांस और जर्मनी इनके मेंबर हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से फ्रांस और जर्मनी ने भी रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया है। भले ही फ्रांस, जर्मनी जैसे देश इंडिविजुअल रूप से रूस के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाया है, लेकिन इन संगठनों ने लगाया है। आप यहीं से समझ जाओगे कि फ्रांस के अंदर एंटी नाटो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। इन संगठनों ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस और जर्मनी ने भी सैंक्शन लगाया। अब सैंक्शन किस बात की थी? कि हम रूस से क्या क्रूड ऑयल नहीं मंगवाएंगे, गैस नहीं मंगवाएंगे, यानी कि अपनी आवश्यकताओं की चीज हम रूस से नहीं मंगवाएंगे। यही तो होता है सैंक्शन, यानी कि प्रतिबंध। हम उससे कुछ आयात ही नहीं करेंगे और न ही निर्यात करेंगे। ये होता है सैंक्शन। तो अब चूंकि नाटो और यूरोपीय यूनियन ने लगाया है तो प्रत्यक्ष रूप से फ्रांस ने भी लगाया है, तो जिसके कारण महंगाई आ रखी है इनके यहाँ। फ्रांस की बात करूं मैं, फ्रांस के अंदर महंगाई 4% तक बढ़ चुकी है। जिन देशों ने कभी महंगाई का स्वाद नहीं चखा, उन देशों में महंगाई अपने उच्चतम स्तर पे है। आप समझ लो कि महंगाई कहाँ पे आ रखी है। ये सब डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने कभी भी महंगाई का स्वाद नहीं चखा। आज इनके यहाँ महंगाई सबसे उच्चतम स्तर पे है। फ्रांस के अंदर 4%। और बताऊं, जापान की मैं बात करूं तो जापान तो हमारे में कोई दिक्कत नहीं, वो भी इधर आ जाता है। लेकिन जापान के अंदर भी उसकी जो आर्थिक वृद्धि थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें भी कमी आई है। 0.3% से उसकी इकोनॉमी गिर जा रही है। फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर उसकी इकोनॉमी में गिरावट आ रही है। गिरावट तो भारत में भी आ रही है, लेकिन महंगाई उनके यहाँ ज्यादा होती जा रही है। पाकिस्तान की हालत भी वही थी, श्रीलंका की भी हालत वही थी, जिसके कारण महंगाई अधिक हुई और जिसके कारण वहां की सरकारें चली गई। और भी देश है जहां पर वहां की सरकारें चली गई, राजनीतिक उथल पुथल चले जा रहे हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश है जहां पर राजनीतिक उथल पुथल चल रहे हैं। कारण क्या है? वो नाटो का मेंबर है और यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। अब प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने तो भी लगा दिया है ना रूस के ऊपर सैंक्शन, जिसके कारण वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि नाटो से हट जाए और यूरोपीय यूनियन से हट जाए। इससे क्या होगा कि अगर नाटो और यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो जो फ्रांस जैसे देश है जो उसके मेंबर नहीं रहेंगे, वो क्या करेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात वो इंडिविजुअल रूप से तो वो रूस के ऊपर तो सैंक्शन नहीं लगाएगा, जिसके कारण रूस उनको गैस और क्रूड ऑयल की उपलब्धता तो देगा, सस्ते दामों पे देगा। इस मामले में भारत ही सही है। भारत कैसे सही है? भारत ने अपनी नीति में कह रखा है कि क्या, कि हमारी जहां मर्जी वहां से हम तेल मंगवाएंगे, गैस मंगवाएंगे, ये मंगवाएंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपनी मनपसंदीदा जगह से कराएंगे, चाहे वो रूस रहे या ईरान रहे। हम किसी से डरने वाले नहीं है। हम रूस से भी मंगवाएंगे, ईरान से भी मंगवाएंगे, चाहे वो अमेरिका का दुश्मन हो, फ्रांस का दुश्मन हो, जर्मनी का दुश्मन हो, हम किसी से कुछ नहीं करेंगे। हमने गुटनिरपेक्ष की नीति अपना रखी है, ना किसी एक गुट में जाएंगे।
हमारी जहां मर्जी वहां से मंगवाएंगे। ये भारत ने खा रखी है कस्में गुटनिरपेक्ष की नीति के तहत। जब भारत आजाद हुआ था उस समय गुटनिरपेक्ष की नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नीति में गया था भारत। तो आप समझ लो कि इस मामले में भारत ही सही है। भारत को जहां मर्जी, आप देख रहे होंगे कि रूस ने भारत को सस्ते दामों पे तेल दिया, जिसके कारण भारत के अंदर महंगाई कंट्रोल में है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, भले ही चाइना कहलाता है, लेकिन आने वाले समय में जब जनसंख्या कराई जाएगी, काउंटिंग कराई जाएगी, तो भारत ही आगे होगा। क्योंकि हमारे यहाँ 2011 से जनसंख्या काउंटिंग नहीं हुई है और ये चाइना के अंदर हुई है, तो हो सकता है कि भारत चाइना से आगे निकल जाए। एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी लैंसेट के अनुसार, उसमें कहा गया था कि भारत जो है आने वाले समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनेगा और चाइना के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ बुढ़े ज्यादा हो रहे हैं और बच्चे कम हो रहे हैं। इसलिए चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना कर रखी है। रसिया की हालत देखो, रसिया ने 10 चाइल्ड पॉलिसी अपना कर रखी है और वहां की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगर आप 10 बच्चे पैदा करोगे तो हम आपको 13 लाख रुपए देंगे। आपको समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो आप समझो कि भारत इतनी जनसंख्या को अपने साथ रखते हुए क्या कर रहा है, महंगाई को कंट्रोल कर रहा है। किस कारण हुआ ये? कारण था कि भारत ने कह रखा है कि हमारी जहां मर्जी वहां से क्या तेल मंगवाएंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। भारत ने कभी भी, मतलब आप समझोगे कि आप कहोगे कि भारत ने रूस का विरोध नहीं किया है, मतलब उस रूप में नहीं किया कि इस रूस के खिलाफ कुछ ना कुछ सैंक्शन ला दो या प्रतिबंध लगा दो, कुछ कर दो, रूस के ऊपर चढ़ाई कर दो, कुछ इस प्रकार का नहीं किया है। भारत ने कहा है कि आप दोनों को एक साथ बैठकर इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। भारत ने हमेशा क्या कहा है, डिप्लोमेटिक रूप से यानी कि कूटनीतिक रूप से आपको एक टेबल पर बैठकर इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। लेकिन फ्रांस जैसे जो देश है, जो नाटो के मेंबर है, उन्होंने यूक्रेन को आर्थिक मदद दे दी, हथियार दे दी, जिसके कारण यूक्रेन का सीना चौड़ा हो गया और वो क्या दौड़ गया युद्ध में। और वो जो युद्ध 5 दिन तक खींचता, वो युद्ध क्या 8 महीने तक खींच गया। 231वां दिन है युद्ध का। आप समझो दुनिया की हालत क्या हो रखी है। जिन देशों ने उनकी मदद की, मैं नहीं कहता हूं कि इन्होंने मदद करके गलत किया, ये भी इनको भी अगर ये युद्ध समाप्त करना होता तो ये सीधे सीधे कह देते कि आप लोग बैठ जाइए, हम लोग मध्यस्थता करवा देंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यूक्रेन की सेना चौड़ा कर दिया, उनको हथियार सप्लाई कर दिया। हथियार के कारण वो लड़ता रहा, इन्होंने अपनी पैर तक कुल्हाड़ी खुद मार ली। तो रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के कारण फ्रांस के अंदर एंटी नाटो प्रोटेस्ट चले जा रहे हैं, क्योंकि नाटो ने रसिया के ऊपर क्या प्रत्यक्ष रूप से सैंक्शन ला देते, जिसके कारण अप्रत्यक्ष तौर पर नाटो के मेंबर भी उनके ऊपर सैंक्शन ला दिए, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई। इसलिए यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं राजनीतिक उथल पुथल की बात कर रहा था ना, फ्रांस के अंदर भी राजनीतिक उथल पुथल है। कहा जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन को अपनी गद्दी छोड़कर उतरनी होगी। कुछ इस प्रकार से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फ्रांस के अंदर 3 प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं। एक एंटी नाटो प्रोटेस्ट कि आप नाटो से बाहर निकल जाए, हम नाटो का मेंबर नहीं रहना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन कि हम यूरोपीय यूनियन का मेंबर भी नहीं रहना चाहते। और साथ में एक और प्रोटेस्ट चल रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन तुरंत अपनी गद्दी छोड़ दें, राष्ट्रपति का पद छोड़ दें। 3 चीजें जो फ्रांस के अंदर हो रही है, 3 लोगों के खिलाफ यानी कि 3 ग्रुप के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं फ्रांस के खिलाफ। हो सकता है कि हम आने वाले समय में जर्मनी को भी पढ़ ले, क्योंकि जर्मनी की भी हालत यही है और यूरोप के अन्य देशों की भी हालत यही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में दिख रही है। इस मामले में भारत ही सही है, ये मेरा मानना है। आपके मन में भी जो सवाल आ रहा होगा वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।